ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने का काम कर रही होती है। एंड इसी समय यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड उसे ढूंढने के लिए आ जाते हैं। एंड हमें यहाँ पर लिली के लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो तो बाय चॉइस यहाँ पर बेगर बनी है। असल में यहाँ पर वो लीन परिवार से बिलोंग करती है जिसे उस परिवार से गायब हुए 15 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। लेकिन आज ही की वो रात थी जिस दिन यहाँ पर फाइनली लिली के मॉम डैड ने उसे ढूंढ निकाला था। वो लोग यहाँ पर लिली को देखकर बहुत खुश थे। लिली भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्टमक का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर डेज़ी मनी मन कह रही होती है कि मैं अब कैसे बताऊं, मेरे सिस्टर ने यहाँ पर जानबूझकर शादी कपड़े पहन रखे हैं ताकि वो मॉम डैड को यहाँ पर गुमराह कर सके। क्या मुझे ये बातें उन्हें बतानी चाहिए? एंड डेज़ी होती है इस घर की अडॉप्टिव बेटी जिसे बहुत अच्छे से पता होता है कि अंकल आंटी उसके मन की बात सुन पा रहे हैं। एंड यही उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। ये सुनते अंकल आंटी हैरान हो जाते हैं कि लिली एक्ट क्यों करेगी। इतने में यहाँ पर वो पेन किलर बाहर निकालती है तो डेज़ी मन में कहने लग जाती है कि ये तो ड्रग एडिक्ट है, मेरी सिस्टर ही जानबूझकर ले रही है एंड उससे ड्रग्स का कुछ ज्यादा नशा होने लग चुका है। ये बात सुनते ही वो लोग तुरंत यहाँ पर उसके हाथों से उस पेन किलर को छीन लेते हैं एंड यहाँ पर उसे रिहैब पे डाल देते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स को ठीक किया जाता है। लिली यहाँ पर उन्हें बहुत कन्विंस करती है कि वो ड्रग्स नहीं लेती है एंड उसे यहाँ पर स्टमक कैंसर है। लेकिन डेज़ी मन में कह रही होती है कि मेरी सिस्टर एक नंबर की झूठी है। यहाँ पर वो किसी अननोन इंसान के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, वह अबॉर्शन करवाना चाहती है, लेकिन जानबूझकर उसने इस चीज को स्टमक कैंसर का नाम दे दिया है ताकि यहाँ पर मॉम डैड को कोई सच्चाई ना पता चल सके। न जानने बेचारे मेरे मॉम डैड इस सच्चाई का पता लगा भी पाएंगे या फिर नहीं। और ये सुनते अंकल आंटी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लोग यहाँ पर लिली से क्लियरली कह देते हैं कि वो इस रिहब से कभी भी यहाँ पर आगे कदम नहीं बढ़ाएगी, उसकी लाइफ इसी रिहब में सड़ती रहेगी जब तक यहाँ पर वो अपने आप को ड्रग से दूर ना कर दे। ऐसा बोलकर तो वो लोग चले जाते हैं, लेकिन लिली के लाइफ में यहाँ पर बहुत ही बड़ा मोड़ आ जाता है जहाँ पर उसका स्टमक कैंसर इंक्रीज हो चुका था एंड कोई उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रहा था बिकॉज फैमिली के ऑर्डर्स जो थे। एंड ऐसे करते करते यहाँ पर लिली की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी फीमेल लीड के बिना थोड़ी ना स्टोरी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर लिली को रीबर्थ का मौका मिल जाता है। शुरुआत में किसी को रीबर्थ के टाइम में विश्वास नहीं होता, लेकिन लिली हमारी तरह ऑलरेडी कुछ ड्रामास देख चुकी थी जिससे लगने लग जाता कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरे 10 मिनट के मरने के पहले का सपना होगा तो भी मैं इस सपने को फुलेस्ट जीऊंगी एंड यहाँ पर वही करूंगी जो ठीक है। एंड अगर सचमुच ये सब कुछ रियलिटी है एंड मैं रीबॉर्न हुई हूँ तो मैं हेवन एंड गॉड को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वही दूसरा हम यहाँ पर सेम डे पर आ जाते हैं जहाँ पर डेज़ी मन ही मन उन कपड़ों को लेकर बात कर रही होती है कि लिली ने जानबूझकर शादी कपड़े पहने हैं ताकि यहाँ पर वो सिंपैथी गेन कर सके। लिली तो यहाँ पर डेज़ी के मुंह पर बोल देती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसे बुरी बातें क्यों कर रही हो और मुझे यहाँ पर विलन क्यों बना रही हो। डेज़ी बोलती कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लिली कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मन की आवाज सुन पा रही हूँ। एंड ये सुनते यहाँ पर डेज़ी को हैरानी होती है बिकॉज डेज़ी के पास एक पावर थी कि वो अपनी मन की बात सिर्फ उन लोगों को सुना सकती है जिन लोगों को खुद यहाँ पर डेज़ी ने चुना हो। तो डेज़ी को इसी बात की हैरानी होती है कि उसने तो लिली को यहाँ पर चुना ही नहीं है। इसके पहले कि मॉम डैड कुछ पूछ सके लिली उन्हें क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे देती है कि मैंने जानबूझकर ये कपड़े नहीं पहने हैं। तकलीफ तो इस बात की है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़े हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पर पहनने पड़ते हैं। एंड रही बात यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने की, तो मेरे अडॉप्टिव मॉम डैड मुझे खाना नहीं देते हैं। मुझे इन कचरे को सेल कर जो पैसे मिलते हैं इससे मैं अपना पेट भरती हूँ और अगर मैंने कचरा इकट्ठा नहीं किया तो उस दिन मुझे भूखे रहना पड़ता है। ये सुनते यहाँ पर अंकल आंटी हैरान हो जाते और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि लिली के अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अंकल आंटी लिली से माफी मांगने लग जाते कि वो लोग यहाँ पर पहले लिली को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो लोग प्रॉमिस करते कि घर जाने पर यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डेज़ी समझ जाती कि यहाँ पर मुझे कोई और प्लानिंग करनी होगी। वो मन ही मन कहते कि कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर को अच्छे से पता है कि बातों को कैसे पलटते, सिंपैथी गेन करने में वो नंबर 1 है। मैं जानती कि यहाँ पर मॉम डैड ने बचपन में शायद से इन्हें पाला होगा, लेकिन अब वो पूरी बदल चुकी है। खैर मैं ये सब कुछ बोलकर क्या करूँ, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे बिकॉज मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक अडॉप्टिव बेटी हूँ। अंकल आंटी मन ही मन सोच रहे होते कि उन्होंने यहाँ पर डेज़ी को भी पाला पोसा है एंड डेज़ी उनके साथ रही है, तो उन्हें लगने लग जाता है कि उनके साथ रहने की वजह से यहाँ पर डेज़ी बहुत अच्छी पर्सन होगी। एंड रही बात यहाँ पर लिली की, तो वो न जाने किन लोगों के साथ घूमती होगी, तो उसके गंदे इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो भी बिगड़ गई होगी।
लिली भी ये सब कुछ सुन लेती है एंड वो अपने आप को यहाँ पर अनड्रेस करती है, जहाँ पर उसके बैक पर ढेर सारे निशान दिखाई दे रहे थे और वो सभी निशान एविडेंस है उसके सभी स्ट्रगल के, उसके सभी दुख के। वह दूसरे यहाँ पर डेजी मनी मन कह रही थी जो भी बातें। यहाँ पर लिली उन्हें एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है कि डेजी ने अभी के अभी यहाँ पर कहा कि मेरे मॉम डैड ने बचपन से मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, अडॉप्टिव वालों ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे वो लोगों ने प्रिंसेस की तरह पाला होता तो मेरे पूरे बॉडी पे आज इतने चोट के निशान नहीं होते। ये सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी लिली से माफी मांगते एंड कहते कि तुम डेजी की बातों को दिल पर मत लो, वो बस एक बच्ची है। एंड डेजी यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करी थी कि जैसे उसे तो कुछ बोला ही ना हो, न जाने यहाँ पर लिली क्या बड़बड़ा रह जा रही है। लिली सोचते कोई बात नहीं, लिली का सिर्फ एक ही एम होता है, वो होता है यहाँ पर उसके स्टमक कैंसर को क्योर कराना और इस लाइफ में यहाँ पर जिंदा रहकर एक अच्छी लाइफ जीना। भले वो इस फैमिली के साथ लाइफ जिए या फिर इस फैमिली की पिक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ यहाँ पर उनकी सिंपैथी इस्तेमाल करने से मतलब है, जिससे यहाँ पर वो अपने आप को क्योर करेगी। उससे ज्यादा यहाँ पर वो उनसे कोई मदद लेना भी नहीं चाहती है। एंड एज अ पेरेंट्स उनका हक बनता है अपनी बेटी को क्योर करने का। तो वो सभी यहाँ पर घर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कार में बैठने से पहले ही लिली के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एंड उस समय यहाँ पर वो अपने बैग में से पेन किलर्स बाहर निकालती है तो डेजी का वो ड्रग एडिक्ट वाला ड्रामा शुरू हो जाता है, जिस वजह से गुस्से में आकर यहाँ पर आंटी उस बॉटल को नीचे फेंक देती है। बेचारी लिली जैसे तैसे इस बॉटल को उठा रही थी एंड अंकल आंटी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते कि लिली उसमें से यहाँ पर कुछ भी न खाए। लिली गुस्से में आकर वो आधी से ज्यादा बॉटल अपने डैड को ही खिला देती है एंड आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम हमारी खुद की बेटी हो, वो तुम्हारे डैड है, हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं एंड यहाँ पर तुम हो जिसने अपने डैड को ये ड्रग्स खिला दिया। लिली कहने लग जाती है कि आपको नहीं लगता कि आप सभी ओवर रिएक्ट करते हैं। अभी अभी डेजी ने यहाँ पर मन में कहा है कि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ और ये ड्रग्स है जो कि मैंने डैड को दिया हुआ है, तो फिर इस तरीके से तो यहाँ पर डेजी को भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो कितने शांति से खड़ी है, क्या उसे डैड की फिक्र नहीं है। तब यहाँ पर वो मन में कहने लग जाती है कि शायद से यहाँ पर ये विड्रॉवल सिम्टम्स के लिए होगा, मेरे सिस्टर कितनी टेरिफाइंग है। और ये सुनते यहाँ पर लिली जोर का थप्पड़ उसे लगा कर देती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे पेन किलर्स खिला भी देती है एंड कहती है कि अब खुद खाकर टेस्ट करके बताओ कि ये ड्रग्स है या फिर मामूली से पेन किलर। अंकल आंटी यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं, वो लोग तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं चेकअप करवाने के लिए कि आखिर वो पिल्स कौन से पिल्स है। हॉस्पिटल में अंकल यहाँ पर लिली पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर हमने यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम हो जो कि हम सबकी एक साथ जान लेने पर तुली हुई हो। आई रियली विश कि आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं होती तो हमें तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आना पड़ता। एंड इनफैक्ट यहाँ पर आंटी भी अपनी बेटी को बीस बुलाने लग जाती है, जो कुछ सुनकर यहाँ पर लिली को हैरानी नहीं होती बिकॉज उसे इन सभी चीज़ों की अब आदत चढ़ानी पड़ेगी। तब तक वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर का जाके जैसे ही लिली को टच होता है उसे एक सेंस ऑफ फेमिलियर फीलिंग आने लग जाती है। डॉक्टर यहाँ पर अंकल आंटी को बताने लग जाते हैं कि वो लोग सेफ है एंड साथ साथ यहाँ पर उनकी बेटी भी। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था, आंटी बताया जाए थे कि हमारी दूसरी बेटी ने ज़बरदस्ती हमें ड्रग्स खिलाए थे और वो खुद एक ड्रग एडिक्ट है। तब डॉक्टर कहते कि देखिए मेडिकल रिपोर्ट से यहाँ पर कभी झूठ नहीं बोल सकते, हमने यूरिन टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट सब कुछ करा कर देख लिया, आपकी बेटी ड्रग एडिक्ट नहीं है और ना ही आपकी बॉडी के अंदर 0.1% का भी ड्रग पाया गया है, तो आप सभी लोग बेफिक्र हो जाइए। एंड इतने में यहाँ पर हमारा हैंडसम डॉक्टर अपना फेस रिवील करता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम मिस्टर लू वैन होता है। डेजी यहाँ पर मनी मन कह रही होती है कि थोड़े से डोज से कुछ नहीं होता, मेरी सिस्टर सचमुच एडिक्टिव होगी। तो वो लोग यहाँ पर डॉक्टर से कंफर्म करने लग जाते हैं। लो उनसे क्लियरली कह देता है कि मैंने आपको एक बार बता दिया, अब मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकता, आप दोबारा से टेस्ट करवाना चाहते तो करा सकते, लेकिन यहाँ पर पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है। आंटी कहने लग जाती है कि तुम मेरी बेटी को पेशेंट क्यों बुला रहे हो। एंड तब यहाँ पर वो उन सभी को बता रहा होता है कि लिली को फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टमक कैंसर है, जिसे सुनते ही यहाँ पर लिली उनसे पूछने लग जाती है कि अब तो आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो रहा है या फिर अभी भी आप लोग यहाँ पर डेजी के मन की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। डेजी एक बार फिर से प्रिटेंड करती कि जैसे उसने तो कुछ कहा ही ना हो। एंड यहाँ पर लिली उनसे सवाल करती है कि क्या अभी भी वो लोग उन्हें रिहैब सेंटर भेजने वाले हैं। आंटी को यहाँ पर लिली के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, वो यहाँ पर लिली को सॉरी बोलने लग जाती है एंड यही सोच रही थी कि तुम हमें अभी अभी मिली हो एंड तुम कैंसर के फर्स्ट स्टेज पर हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान हमारे साथ इतना इनजस्टिस कैसे कर सकता है और ये सब कुछ कैसे हुआ। तब लिली यहाँ पर उन्हें बता रही होती है कि आप लोगों को पता भी नहीं है कि मैं कैसी लाइफ जिया करती थी। बचपन में मुझे यहाँ पर मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने स्विच कर दिया था किसी और बच्चे के साथ में एंड वो बच्ची यहाँ पर डेजी ही थी।
वो तो मुझे उसी दिन मारने वाले थे, लेकिन जब यहाँ पर विलेजर्स को पता चला कि इस घर में एक बेटी रहती है तो उन्होंने नजर रखना शुरू कर दिया, और अगर वो लोग मुझे जान से मार देते तो फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर मुझे बड़ा किया। जब मैं 5 साल की थी तब से लेके अब तक मैं बस घर के काम की आ रही थी। मेरे आंखों के सामने वो लोग यहाँ पर डिलीशियस खाना खाते थे, लेकिन मुझे उसका एक निवाला तक नहीं देते थे। इनफैक्ट बचा कुचा खाना वो लोग एनिमल्स को देना प्रेफर करते थे, बट मुझे नहीं। मुझे तो यहाँ पर नौकरों से भी बदतर ट्रीट किया गया, जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि डस्टबिन में फेंके हुए खाने में खा लूंगी। अब एक छोटी सी बच्ची को कहाँ पता होगा कि डस्टबिन में फेंके हुए खाने गंदे होते हैं। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सड़क पे उठी थी। मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आए थे, और उसके बाद से मुझे यहाँ पर वही कचरे वाले खाने खाने पड़ते, या फिर कचरा उठाकर पैसे जमा कर अपने लिए पेन किलर्स खरीदने पड़ते हैं। मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल रही है कि मैं अगर किसी को एक्सप्लेन भी करूं तो वो इंसान उसका फर्स्ट स्टेज जीते ही मरना चाहेगा। आंटी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने लग जाती है। लिली यहाँ पर आंटी से यही कह रही थी कि आप तो मेरी मॉम है, क्या आप मेरा साथ देंगी, क्या आप मेरे कैंसर को क्योर करवाने के लिए पैसे देंगी, जिसके लिए शायद से यहाँ पर बहुत पैसे भी लग सकते हैं। आंटी यहाँ पर प्रॉमिस करने वाली थी कि इतने में डेज़ी भी रोना धोना शुरू कर देती है, क्योंकि सारी लाइमलाइट लिली को तो जा रही थी और ये यहाँ पर फोमो डेज़ी से सहा नहीं जा रहा था। डेज़ी यहाँ पर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है, अपने आप को थप्पड़ मारती है कि मेरे मॉम डैड की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से ये सब कुछ क्या, बिकॉज मैंने स्विच कर दिया गया था। अंकल आंटी यहाँ पर डेज़ी को समझा रहे थे कि नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड इविल है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुम फिक्र मत करो, तुम अभी भी हमारी बेटी जैसी हो। लिली का एक ही एम था कि वो यहाँ पर अपने आप को क्योर कराना चाहती है, और डेली बस थोड़ा सा ढंग का खाना खाना चाहती है, उससे ज़्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे मॉम डैड का लव ना भी मिले तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी लाइफ में जीना तो दूर की बात है, उसे उसकी लाइफ में सर्वाइव करना है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर एंटर करते एंड अंकल आंटी अभी भी डेज़ी के साथ ही थे। उसे वो लोग बता रहे थे कि हमने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, तुम अनहैप्पी मत रहो, बस खुश रहो। एंड स्टाफ जो होती है वो लिली को रोक लेती है, कहते कि जरूर तुम यहाँ पर कचरा कलेक्ट करने के लिए आई रहोगी, रिसाइकल करने के लिए, यहीं रुको, आगे मत बढ़ो और हमारे साथ चलो। ये सुनते यहाँ पर अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है। डेज़ी मनी मन यहाँ पर कहने लग जाती कि ये क्या, अब मॉम डैड यहाँ पर सभी को बता देंगे कि मैं एक एडॉप्टिव डॉटर हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर सभी मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बुले करेंगे एंड कोई भी मुझसे यहाँ पर ढंग से बात तक नहीं करेगा, सब मुझे फिर यहाँ पर स्लेव की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे। एंड अंकल यहाँ पर बता देते हैं कि डेज़ी हमारी पहली बेटी है एंड ये लिली जो कि दूसरी बेटी है, जिसे यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पर ताने भी मारना शुरू कर देते कि लगता है यहाँ पर इन्हें बच्चे की कमी हो गई, जहाँ पर एक लड़की को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन लिली यहाँ पर उन सभी के सामने क्लियर कर दी कि वो अडॉप्टिव नहीं बल्कि शैन परिवार की रियल बेटी है। एंड रही बात यहाँ पर डेज़ी की, तो वो अडॉप्टिव है क्योंकि बचपन में उसके माँ बाप ने उसे स्विच कर दिया था। ये सुनते यहाँ पर सभी को हैरानी होती है एंड आंटी यहाँ पर लिली से बोलती है कि आखिर ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। लिली कहते कि आप डेज़ी के लिए सब कुछ कह सकते लेकिन मेरे लिए नहीं। आपको नहीं लगता अगर इन सबको ये पता चलेगा कि मैं अडॉप्टिव डॉटर हूँ तो फिर ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे बोले करेंगे, और मैंने झूठ थोड़ी ना कहा है। आप डेज़ी के लिए यहाँ पर स्टैंड ले सकते हैं बट मेरे लिए नहीं। क्या मेरा हक नहीं बनता इस घर पे होते हुए, इस घर के बायोलॉजिकल बेटी होते हुए अपना हक जताने का? अंकल यहाँ पर कहते हैं कि देखो लिली, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम दोनों हमारे लिए इक्वल हो। माने कि वो हमारी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन हमने उसे 20 साल से भी ज़्यादा अपने पास रखा है, उसे पाला पोसा है, वो ठीक हमारी बेटी की तरह ही है। एंड यहाँ पर अंकल आंटी सभी के सामने अनाउंस कर देते कि लिली एंड डेज़ी उन दोनों का दर्जा इस घर में सेम ही है, दोनों इस घर की एल्डर डॉटर्स है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए एंड इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जिसके बाद सभी स्टाफ यहाँ पर झुक कर लिली और डेज़ी दोनों से माफ़ी मांगते हैं। जैसे यहाँ पर वो सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं, वैसे यहाँ पर अंकल आंटी लिली से कहने लग जाते कि तुम फिक्र मत करो, फिलहाल हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही लाइट खाने बनवाए, लेकिन अब से तुम्हारे घर पे यहाँ पर स्पेशल खाने बनेंगे जो कि यहाँ पर तुम्हारे स्टमक कैंसर के साथ तुम्हें लड़ने में बहुत मदद करेंगे। एंड इस चीज़ का ऑर्डर यहाँ पर वो स्पेशल शेफ को दे भी देते हैं ताकि डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशंस वहाँ पर आकर अपने अपने खानों को बना सके। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी को बहुत जेलस फील हो रहा था। वो मनी मन कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मॉम डैड को ये बात बतानी भी चाहिए या फिर नहीं। अगर उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट निकलवाए वो लिली का यहाँ पर कजिन ब्रदर है और उससे मिलकर यहाँ पर लिली के साथ झूठ बोला है ताकि वो लोग शैन परिवार को लूट सके, तो फिर यहाँ पर मॉम डैड को कितना बुरा लगेगा कि उनकी खुद की बेटी यहाँ पर उनके खिलाफ साजिश रच रही है।
ये सुनते तो यहाँ पर अंकल का दिमाग पूरा घूम जाता है। अंकल यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर उस डॉक्टर के साथ मिलकर झूठ बोला। डेजी मन ही मन कहते कि अरे डैड को ये बात कैसे पता चल गई, अब देखना मेरी सिस्टर कितना अच्छा झूठ बोलेगी। आज यहाँ पर लिली से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाती है, लेकिन लिली समझ जाती है कि दीवारों से बात कर कुछ मतलब नहीं है। इन्हें समझाना यानी कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। वो चुपचाप वहाँ से अपना बैग लेती है एंड जाने लग जाती है। अंकल गुस्से में उसे रोकती भी है, लेकिन वो रुकती नहीं और सही डिसीजन लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें लगने लग जाता है कि देखना घूम फिर कर वो जरूर वापस आ ही जाएगी। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर आंटी को टेंशन हो रही थी लिली की कि कहीं बाहर उसके साथ कुछ हो ना गया हो। अंकल कहते हैं कि फिक्र करने की क्या जरूरत है, 10 साल से भी ज्यादा वो यहाँ पर अकेले बाहर रही है, तो फिर वो अभी तो अकेले रह ही सकती है। ऐसे भी उस लड़की में यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, मैं भी देखता हूँ कि वो कब वापस घर पर लौटती है। डेज़ी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि अच्छी बात है, अगर ये लड़की वापस नहीं आई तो मजे तो मेरी है। मैं शेन परिवार की इकलौती वारिस बनकर रह जाऊंगी और यंग लेडी भी, जिसके हाथों में सारे एसेट्स और कंपनी के एसेट्स आने वाले हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि वहाँ पर लुक को लेकर आ जाती है सभी के सामने प्रूव करने के लिए कि अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट है कि वो मेरा कजिन है तो आप इससे मुंह पर पूछ सकते हैं, ये आपको सच सच जवाब देगा। डेज़ी को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लिली यहाँ पर लू को लेकर आ गई है, और वो मन ही मन कह रही होती है कि देखा वो उसका कजिन है इसलिए इतना जल्दी आ गया। तब यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि अगर मैं लिली का कजिन होता तो अपनी रात की सर्जरी को छोड़कर सीधा उसके साथ आ जाता और उसे यहाँ पर उसका हक दिलाने के लिए। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर लिली रात को घर से भागी थी लू को ढूंढने के लिए। वो हॉस्पिटल पहुंची भी थी, जहाँ पर उसने लू से बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस समय यहाँ पर लू की इंपॉर्टेंट सर्जरी थी, जहाँ पर लिली ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक लू राजी नहीं होता तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगी। एंड वो रात को भी वहीं पर इंतजार करी थी। पूरी रात इंतजार करने के बाद यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लू ही लिली को चाहता है, वो यहाँ पर से कुछ स्नैक्स ऑफर करता है एंड फाइनली रेडी हो जाता है उसके साथ चलने के लिए, जहाँ पर कुछ खाए बगैर ही वो लू को तुरंत ही वहाँ से लेकर आ जाती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लू सभी के सामने कन्फेस कर रहा होता है कि वो उसका कजिन नहीं है। एंड रही बात यहाँ पर हॉस्पिटल के मेडिकल रिपोर्ट्स की, तो उसने सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट्स की चीज़ों को एज ए एविडेंस सबमिट किया था। रिपोर्ट्स निकालने वाले यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, जिनके ऊपर यहाँ पर फेक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये जो चीज़ है वो एक इलीगल चीज़ है, जिसके लिए मैं यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर सच का सच सभी को पता चल सके। पुलिस वाली बात सुनते यहाँ पर डेज़ी तुरंत मना कर देती है। लिली कहती कि क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम पकड़ी जाओगी इसलिए तुम यहाँ पर मना कर रही हो। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि लेकिन लिली मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अगर मैं बोलती तो मैं मेरी बोलने वाली चीज़ की जिम्मेदारी ज़रूर लेती। एंड मनी मन यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अब मैं नहीं चाहती कि क्या सच है क्या झूठ, मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन अगर पुलिस इस घर पर आई तो सभी नेबर्स को पता चल जाएगा एंड मॉम डैड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लिली उसके मन की बात को सुन लेती है एंड सोचती कि तो ज़रूरत से भी ज़्यादा चालाक निकली। अंकल आंटी यहाँ पर लिली को समझा रहे होते कि देखो डेज़ी सिर्फ यहाँ पर फैमिली की चिंता करती है, उसके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, वो तो तुम्हें अपनी सिस्टर भी मानती है। लिली कहने लग जाती कि मुझे समझ नहीं आता, जब यहाँ पर वो कोई गलती कर रही तब उससे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और मेरी गलती ना होने पर भी लोग मुझे सुनाए जा रहे हैं। अंकल कहते कि गलती तुम्हारी भी तो थी, तुम बिना बताए रात को भाग चुकी थी, अब तुम बताओ हम क्या सोचते। लिली कहने लग जाती कि अगर आप मेरे मॉम डैड होते, बायोलॉजिकल मॉम डैड होते, तो मेरी इतनी चिंता करते कि आप मुझे खोजने के लिए बात खुद नंगे पैर भाग पड़ते, लेकिन आप लोगों को तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है। लो यहाँ पर लिली का साइड लेने लग जाता है। वो कहते कि मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घर की रियल बेटी है कौन। बेचारी पूरी रात यहाँ पर बिना खाए उसने रात गुजारी है। मॉर्निंग में जब मैंने उसे स्नैक ऑफर किया तब उसने स्नैक को रिजेक्ट कर यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहा। उसने यहाँ पर एवरी नाइट मुझे कन्फेस किया, एंड आप लोग यहाँ पर उस चीज़ को ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। वही दूसरे यहाँ पर लिली लोग को बाहर तक छोड़ने जाते हैं और उसे थैंक यू बोलती है एंड तक यहाँ पर उसका साथ देने के लिए, एंड थैंक यू के साथ साथ यहाँ पर वो उसे एप्पल भी देती है, जिस एप्पल को यहाँ पर वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता और उसके सामने खाता भी है। लिली उसे कहते हैं कि तुमने आज मेरी मदद करके मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उठाया है, जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी, पैसे अर्न करने लगूंगी, तब मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा स्वीट एप्पल दूंगी। लो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम्हें सैड नहीं फील होता जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे खिलाफ जाती है तो उस एडॉप्टिव डॉटर का साथ देते हुए। लिली कहने लग जाती है कि मुझे इन सभी से लव की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस फैमिली में सिर्फ यहाँ पर ढंग से अपने डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आई हूँ, और
चैन की रोटी खाना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ भी नीड्स नहीं है। मैं बस यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हूँ ताकि मैं आगे के फ्यूचर को लिव कर सकूँ, ना कि सर्वाइव कर सकूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। मेरे दोस्त यहाँ पर लू को कॉल आ जाता है उसके परिवार वालों से, जहाँ पर ग्रैंडपा के असिस्टेंट लू से कह रहे थे कि देखिए प्लीज अब घर पर वापस आ जाइए, शेन परिवार की रियल डॉटर वापस आ चुकी है। आप दोनों की शादी की जो बात हुई थी वो शादी की शुरुआत होने वाली है। एंड ग्रैंडपा ने क्लियरली कह दिया कि अगर आपने इस शादी को रिजेक्ट किया तो फिर यहाँ पर वो इस जिंदगी में जिंदा नहीं रहना चाहते। ये सोचते यहाँ पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज उसे पता होता है जहाँ पर वो खड़ा है वो शेन परिवार ही है, तो उसका डाउट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सा जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली जब घर के अंदर आती है तब आंटी यहाँ पर उसे सूप बना कर देती है। लिली तो सिर्फ चुपचाप यहाँ पर उसे खा रही होती है कि आंटी यहाँ पर लिली को समझाई थी कि देखो जो कुछ भी हुआ इसमें यहाँ पर मॉम डैड की गलती थी, हमने तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टूड किया, इसमें तुम्हारी सिस्टर की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती यहाँ पर उसके पेरेंट्स की है जिसने यहाँ पर तुम्हें बर्थ के टाइम पर स्विच कर दिया था। वो तो एक नादान से बच्ची जो कि कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर उसके साथ ढंग से रहना। लिली कहने लग जाते कि मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग मुझे डेली का खाना दे और मुझे ट्रीट कर दे। आंटी कहती कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी खुद की बेटी हो, तुम्हें रोज़ खाना देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तुम्हारा हक है, तुम्हें ट्रीट करवाना भी तुम्हारा हक बनता है, जो कि हम सब कर रहेंगे। लिली कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पर डेज़ी को कुछ नहीं करना चाहती, मैं थक चुकी और मैं आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे तक कमरे तक ले चलिए। वही दोस्त यहाँ पर जब स्टाफ लिली को लेकर जा रही होती है तब डेज़ी यहाँ पर मन ही मन कहने लग जाती है कि मेरी सिस्टर तो कितनी ज़्यादा क्रूअल है, ग्रिडी है, मेरे पेरेंट्स से कितना रूडली बात कर रही है, उन्होंने यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की एंड यहाँ पर वो उन्हें तो वैल्यू ही नहीं करती है। ये सुनते यहाँ पर लिली वापस आ जाती है, जहाँ पर डेज़ी बड़े कॉन्फिडेंटली उसे पूछ रही थी कि क्या हुआ सिस्टर, तुम ऊपर क्यों नहीं जा रही हो। लिली कहती कि कुछ नहीं, मैंने सोचा कि अब जब मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे मिल चुके तो क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलवा दिया जाए। ऐसा कहकर वो चलने का नाटक करते कि इतने में यहाँ पर डेज़ी का रोना धोना शुरू हो जाता है। वो आंटी को हक कर बोलने लग जाती है कि लगता है मेरी सिस्टर नहीं चाहती कि मैं इस घर पर रह सकूँ। अंकल भी यहाँ पर लिली से कहते कि देखो वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं और तुम यहाँ पर डेज़ी को ऐसे लोगों के हवाले करना चाहती हो। लिली कहने लग जाती है कि ये आप क्या कह रहे, अभी अभी लगता है आप लोगों ने उसकी मन की बात सुनी नहीं। उसने कहा ना जैसे भी हो वो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं एंड हमें उन्हें कैसे भी हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो भी डेज़ी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, डेज़ी को भी कोई भी हालत में उन्हें एक्सेप्टेंस देना चाहिए। डेज़ी कहने लग जाते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सिस्टर क्या बोल रही है। एंड यहाँ से लिली कमरे की ओर जाने लग जाती है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो उनसे कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर सचमुच यहाँ पर डेज़ी के मॉम डैड ह्यूमन ट्रैफिकर्स है तो मैं उनके साथ 20 साल से रही हूँ, तो सिंपैथी और पिटीनेस यहाँ पर आप लोगों को मुझ पर दिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग तो ऐसा व्यवहार कर रहे जैसे डेज़ी यहाँ पर स्ट्रगल फुल जोन से आई हुई है। ऐसे कहकर वो बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लिली चली जाती है अपने रेगुलर चेकअप के लिए, जहाँ पर लू से बताता है कि लिली की रिकवरी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो रही है। लिली यहाँ पर तुरंत ही उसे सर्जरी के बारे में पूछने लग जाती है ये क्या वो पॉसिबल है एंड क्या उसे यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तब लू यहाँ पर उसे बताता है कि वो बिल्कुल पॉसिबल है, उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज लिली यहाँ पर फिलहाल यंग है एंड वो स्टेज 1 के कैंसर पे है, जहाँ पर उसकी रिकवरी बहुत स्पीड से चल रही है। तो फिर सर्जरी ठीक 7 दिन बाद हो सकती है एंड वो भी बड़े स्मूथली रन हो सकती है। लिली यहाँ पर लू को तांग के बोने लग जाती है। लू से कहते हैं कि बस 1-2 बार और चेकअप्स हो जाए, फिर 7 दिन बाद हम यहाँ पर सर्जरी कर सकते हैं, तुम घर वालों को लेकर आ जाना ताकि यहाँ पर वो लोग कंफर्मेशन फॉर्म पर साइन कर दे। लिली उस कंफर्मेशन फॉर्म के बारे में पूछने लग जाती है एंड तब बताया जाता है कि वो अपने से बड़े करते। लिली कहती कि लाओ दो, मैं खुद कर देती हूँ, ऐसे भी मैं यहाँ पर एडल्ट हूँ एंड मुझे यहाँ पर किसी को भी सर्जरी के बारे में कोई चिंता नहीं देनी है। मन ही मन यहाँ पर लिली बहुत खुश थी कि एक बार उसकी डिजीज क्योर हो गई तो उसे वापस इस शेन परिवार में जाना नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर लू को लिली के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है। जाने से पहले यहाँ पर लिली उसे एप्पल देकर जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस अब यहाँ पर वो घर पर पहुँचती है तो अंकल आंटी गुस्से में थे। अंकल उसे कहने लग जाते कि तुम आखिर कब से कहाँ थी, इतनी देरी कैसे हो गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेहमान यहाँ पर घर पर आए हुए हैं। लिली तब यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। ये सुनते यहाँ पर उन्हें लिली की चिंता होना शुरू हो जाती है। वो लोग कहते कि अरे बेटा अकेले जाने की क्या जरूरत थी, हमें बता तो देती, हम में से कोई तो एक तुम्हारे साथ जरूर आ जाता। लिली कहते कि मैंने एवरी टाइम आप लोगों को बताया है, अब आप भूल जाते, इसमें क्या मेरी गलती है। अंकल आंटी को यहाँ पर अफसोस होने लगता है, उन्हें रिग्रेट सा फील होता है
गिल्टी फील होता है। लेकिन तब तक यहाँ पर डेजी टांग लड़ा देती है। वो कहते हैं कि मामा पापा आप इतना फिक्र मत कीजिए, मेरी सिस्टर का फॉर्चून बहुत ही अच्छा है, उसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एंड मनी मन यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि मेरी सिस्टर कितनी ज़्यादा लकी है, वो इस बड़े परिवार यानी कि शेन परिवार की रियल डॉटर है। उसकी शादी अब यहाँ पर लीन परिवार से हो जाएगी, जिसके अंदर मेरी सिस्टर जी के साथ कितनी खुश रहेगी, उसे लाइफ टाइम किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर अपना सब कुछ खो बैठूंगी। ये सुनते यहाँ पर जी उठ पड़ता है, बिकॉज उसे भी तो यहाँ पर डीसी की बातें सुनाई दे रही थी। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखिए, मैं अगर ये शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेजी से, माना कि परिवार वालों के बीच में शादी फिक्स ही है, लेकिन मैं किसी गार्बेज कलेक्टर के साथ शादी तो नहीं कर सकता। लिली पूछने लग जाते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब अंकल आंटी यहाँ पर लिली को समझा रहे होते कि देखो लिली, ओरिजिनली यहाँ पर शेन परिवार और लिन परिवार के बीच में शादी का रिश्ता तय हो चुका था, जो कि यहाँ पर ओरिजिनली तुम्हारे साथ में, लेकिन यहाँ पर डेजी और जी दोनों एक दूसरे को बचपन से यहाँ पर जानते, दोनों एक दूसरे के साथ में बचपन से रहे हैं, एंड दोनों से बेहतर एक दूसरे को कोई नहीं जान सकता है। एंड वो लोग ये चाहते थे कि लिली यहाँ पर इस एंगेजमेंट पर गिव अप कर दे। जी भी यहाँ पर क्लियरली कह देता कि वो डेजी से लव करता है। डेजी यहाँ पर उन सभी से कहती कि प्लीज़ आप सभी यहाँ पर लिली पर इल्ज़ाम मत लगाइए, इसमें लिली की क्या गलती है। माना कि लिली उस घर में शादी करना चाहती है तो उससे क्या हो गया। लिली कहती कि एक सेकेंड, ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने कब कहा कि मैं उस घर में शादी कर रही हूँ। तुम्हें जिससे लव है, तुम जिससे शादी करना चाहती हो तुम कर सकती हो डेजी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेजी यहाँ पर मनी मन कहने लग जाती है कि मेरी सिस्टर को लगता है यहाँ पर लीन परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इनकी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है, बिकॉज अगर उसे पता चलता तो वो ये शादी तोड़ती कभी भी नहीं। जी इतने में यहाँ पर डेजी के पास जाता है, लेकिन डेजी का मेलो ड्रामा शुरू हो जाता है। वो साइड हटते हैं, कहते कि नहीं प्लीज़ मुझे छुओ भी नहीं, तो मेरी सिस्टर के फियांसे हो, हमें जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना कर रखनी चाहिए। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि डेजी तुम्हें अपने आप को अपनी सिस्टर के लिए सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी यहाँ पर डेजी को समझा रहे होते हैं और लिली को भी कि लिली को यहाँ पर जी के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। एंड मुझे तो लगता है कि शायद ये फैमिली सचमुच बहरी है, जो कि लिली की बातें ढंग से सुन नहीं पाती है। इतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है एंड लिली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि 20 साल से मैं यहाँ पर इस घर पर रही हूँ, 20 साल से मैंने यहाँ पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हारा फियांसे तुमसे बिल्कुल नहीं छीनूंगी। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, I mean, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जी से लव करती हो। ये सुनते यहाँ पर डेजी बोलती कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे जी पसंद है। लिली कहती कि नहीं डेजी, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जी को पसंद नहीं करती हो, वरना तुम तो कितनी ज्यादा घाई में हो हम दोनों की शादी करवाने के लिए। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम ये मेलोड्रामा इसलिए कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर जी से शादी कर सको, लेकिन नहीं, तुम तो पीछे हट रही हो। बिकॉज अगर तुम मुझसे रियल लव करती तो क्या तुम यहाँ पर अपने रियल लव को छोड़ती, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर वो तुमसे लव करता है, और अगर उसने शादी मेरे साथ कर ली तो फिर उसको जिंदगी भर मेरे साथ बिताना पड़ेगा, एक सैड जिंदगी। और क्या तुम मुझे सैड देखना चाहती हो। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर से कितना अच्छा है, वो तुम्हें लाइफ टाइम खुश रख सकता है। लिली कहती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, तुम यहाँ पर जी से लव करती हो, जी यहाँ पर तुमसे लव करता है, तो फॉर्चुनेट सी बात है कि यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे। एंड मैं अभी से क्लियरली अपने मुँह से सारे वर्ड्स निकाल कर आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, मैं जी के साथ शादी नहीं करना चाहती। डेजी और जी एक दूसरे से लव करते तो उनकी शादी करवा दी जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, भले ये कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट क्यों ना हो। ये सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी बहुत खुश हो जाते हैं और लिली से पूछते हुए कि कहीं तुम गुस्से में तो नहीं हो। लिली कहती कि माँ आप मेरी शक्ल देखिए, मैं नॉर्मल फेस से आपसे कह रही हूँ कि मुझे एतराज़ नहीं है, ऐसे भी मैं जी को नहीं जानती तो मैं उसके साथ शादी क्यों ही करूँगी। जी कहता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। लिली बोलती कि मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं तुम्हें प्लीज़ करने नहीं आई हूँ। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जी उसे रोक लेता है एंड कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हो तो डे बिफोर टुमारो यहाँ पर ग्रैंडपा की बर्थडे एनिवर्सरी है, उस दिन तुम वहाँ पर आ सकती हो एंड ग्रैंडपा के सामने ये बात कह दो तो हम सब यहाँ पर तुम पर बिलीव करने लग जाएंगे। लिली कहती है कि तुम मेरे सगे थोड़ी ना लगते हो जो मैं ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए करूँगी। डेजी कहती कि मॉम डैड आई थिंक यहाँ पर लिली को इसी के साथ एक साथ रख लेना चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ पर लिली को इन सभी चीज़ों के लिए फोर्स मत कीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे भी काट लूँगी। अंकल आंटी कहते कि नहीं डेजी, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो वो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो एंड हम यहाँ पर तुम्हें सफ़र करने नहीं देने वाले। लिली कहती कि मैंने कब कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे सर्जरी के लिए कुछ एडवांस पैसे दे दो, मैं यहाँ पर कल जाकर ग्रैंडपा से सब कुछ बता दूँगी।
ये सुनते यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि वाह लिली, बहुत अच्छा तरीका है अमीरों से पैसे निकालने का, तभी तुम यहाँ पर कंट्री साइड से बिलोंग करते हो और ये सब कुछ वहाँ से सीख कर आई हो। अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप है, हम तुम्हें सर्जरी के लिए पैसे ज़रूर देंगे, और सर्जरी के लिए पैसे मांगने का ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम्हें यहाँ पर हम पर भरोसा नहीं है। लिली बता देती कि नहीं है। कल को क्या पता यहाँ पर डीसी अपने मन में ऐसा कहे कि वो स्टमक कैंसर एक बहाना है और आप लोग मुझे पैसे देने से मना कर दो, तब मैं क्या करूँगी। अंकल आंटी कहने लग जाते कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि हम तुम्हारी बातों पर जज नहीं करते। मनी मनी यहाँ पर लिली उस दिन को याद कर रही होती है जिस दिन यहाँ पर वो सब मिले थे। उस दिन तो एक भी बात पर भरोसा नहीं किया, तो अब कौन सा भरोसा कर लेंगे। लिली को पता होता है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपीस होने वाला है। वही दूसरा जी कहता है कि ठीक है, पैसे मैं यहाँ पर तुम्हें दूंगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। लिली 5 फिंगर्स के इशारे करती है तो वो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। एंड 5 मिलियन सुनकर यहाँ पर लिली खुश हो जाती है, बिकॉज इन पैसों से यहाँ पर वो क्या कुछ नहीं कर सकती। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने आप को ग्रो कर सकती है, खुद ब खुद यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो से कहते कि काम हो जाएगा, पैसे सही टाइम से ट्रांसफर कर देना। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। जी खुश होकर डेजी से कहते कि अब हम यहाँ पर एक हो सकते हैं, लेकिन डेजी के फेस से वो खुशी बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते लूक को, जो कि अपने कैबिन में था। और उस समय यहाँ पर उसे वो एप्पल दिख जाता है जिसे वो खाते हुए यहाँ पर लिली को ही याद कर रहा था। इतने में उसे यहाँ पर वो असिस्टेंट का कॉल फिर से आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि यंग मास्टर यहाँ पर एक इवेंट को अरेंज कर रहे ग्रैंडपा के स्पेशल बर्थडे के लिए, एंड प्लीज़ आप आ जाइएगा वरना चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाएंगी। लू क्लियरली मना कर देता है, लेकिन असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है कि उस दिन लू का प्रेजेंस कितना मैटर करता है इस एंटायर फैमिली के लिए, इस फैमिली के मैटर एंड रेपुटेशन के लिए, जिस वजह से यहाँ पर लू को हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद हम फाइनली यहाँ पर बर्थडे वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा टेंस थे कि आज के दिन भी यहाँ पर लू आएगा या फिर नहीं आएगा। इतने में यहाँ पर इस बर्थडे की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर शैन परिवार की एंट्री होती है। जी यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। अंकल आंटी एंड डेजी वहाँ पर आकर ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा का ध्यान यहाँ पर डेजी पर नहीं बल्कि लिली पर चला जाता है। वो उसे देखते ही यहाँ पर पहचानते हैं एंड लिली को आके आने के लिए कहते हैं। जैसे लिली वहाँ पर आती है, ग्रैंडपा उसकी ब्यूटीफुल शक्ल की इमेंस तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर यहाँ पर डेजी को तो बहुत जलन होती है। बस इतना ही नहीं, लिली के लिए यहाँ पर स्पेशल गिफ्ट भी लाया जाता है, जो कि रेड जेड का ब्रेसलेट होता है, और वो यहाँ पर ग्रैंडपा खुशी खुशी लिली को ऐसे गिफ्ट दे रहे होते हैं। लिली उस गिफ्ट को देती है एंड ग्रैंडपा को थैंक यू भी बोलती है, और इससे तो यहाँ पर डेजी को और ज्यादा जलन होने लग जाती है। वहीं दूसरा बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसकी सिर्फ शक्ल की नहीं, उसके यहाँ पर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की भी बहुत तारीफ करते हैं। एंड जी से कहते कि जाओ जाकर यहाँ पर लिली को पूरा घर घुमा लाओ। ये सुनकर डेजी को और जलन फील होने लग जाती है, लेकिन अंकल आंटी यहाँ पर डेजी को भी पीछे पीछे भेज ही देते हैं। ग्रैंडपा को पता होता है कि लिली दिखने में कितनी प्रिटी है, लेकिन प्रिटी होने के साथ साथ यहाँ पर उसका दिल बहुत साफ एंड बहुत काइंड हार्टेड है। काश ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बन जाए, काश वो मेरे बड़े बेटे से शादी कर ले। ऐसी बातें यहाँ पर बस वो सोच रहे होते हैं। कॉरिडोर में जाकर यहाँ पर वो सभी रुक जाते हैं, जहाँ पर जी लिली पर गुस्सा कर जाता कि ये क्या, मेरे घर पर कदम रखते यहाँ पर तुमने अपने बेस कम्प्लीटली बदल दिया। तुम क्या कह रही थी कल और आज तुम क्या कह रही हो। लिली कहने लग जाती कि गधे हो क्या, दिमाग नहीं है, आती मैं यहाँ पर झगड़ा लड़ाना शुरू कर दूँ। तुम्हें नहीं लगता ग्रैंडपा जब यहाँ पे मुझसे ढंग से बात कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी रिस्पेक्ट में आकर यहाँ पे मैं उनसे छोटी हूँ तो मुझे भी उन्हें ग्रीट करना चाहिए। अब जाते मैं यहाँ पर टॉपिक की शुरुआत थोड़ी ना कर दूंगी। यहाँ पर डेजी जो है वो जी को शांत कराती है। जी कहता है कि बट तुमने गलत किया एंड तुमने ये ब्रेसलेट भी एक्सेप्ट कर दिया। लिली कहती कि वो उनका गिफ्ट था, मैं मना नहीं कर सकती थी। डेजी कहती कि ठीक है ना, तुम्हें ऐसे भी कहाँ पता है कि ये तो एंसेस्टर्स का दिया हुआ गिफ्ट है जो कि इस घर की बहुओं को दिया जाता है। लिली कहती कि माफ़ करना, मुझे ये नहीं पता था कि घर की डॉटर इन लॉ को ये दिया जाता है। मैं जब ग्रैंडपा से बात करूंगी तब ये ब्रेसलेट उन्हें निकाल कर वापस से दे दूंगी। जी यहाँ पर लिली पर गुस्सा करने वाला था, बट यहाँ पर डेजी कहती कि प्लीज़ मेरी सिस्टर के पास इनफ ब्रेन है, तुम मुझे सताओ मत, वो अभी भी घर पर वापस आई है, मैं उसे उदास करना नहीं चाहती। जी कहता है कि देखा वो अभी भी तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। डेजी बोल रही है इसलिए मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रख जो बोला गया है वो हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। लिली भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे रोक लेती है और यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर सबके सामने पब्लिकली उस मैरिज की कैंसिलेशन के बारे में बात करने वाली हो। लिली कहने लग जाती कि अरे वाह, तुम तो अभी से पलटना शुरू कर दी, क्यों तुम नहीं चाहती हो।
डेज़ी बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जी के पास यहाँ पर सब कुछ है, वो इतने रिच फैमिली का ग्रैंडसन है, वो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ पर खुश रख सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर उससे शादी नहीं करना चाहती। लिली एक बार सोच कर देखो, एक बार तुमने उससे शादी कर ली तो सिर्फ 1-2 महीनों की बात है, 1-2 महीनों बाद वो भी एडजस्ट कर लेगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, फिर तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हो। इसके बाद तो तुम्हें यहाँ पर जितने पैसे चाहिए सिर्फ बोलने पर मिल ही जाएंगे, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लिली यहाँ पर हंसने लगती है। डेज़ी उसे पूछती कि तुम हंस क्यों रही हो। लिली कहती कि हंसने वाली बात है, जब जी के पास यहाँ पर सब कुछ है तो फिर तुम्हारा हाथ जी के ऊपर क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ पर उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन ये तो बहुत ही अचंभव वाली बात है कि किसी के पास पैसे हो और डेज़ी उस पैसे वाले को पसंद ना करे। ये बात तो मुझे यहाँ पर डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तब यहाँ पर फाइनली वो मुंह खोल ही देती है। वो यहाँ पर कहती कि चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, ऐसे भी तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो, आज तो कल तुम मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि जी यहाँ पर बहुत अमीर है? हाँ, माना कि वो बहुत अमीर है, लेकिन वो सभी पैसे यहाँ पर से ग्रैंडपा से आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसे आ रहे हैं, ना कि ग्रैंडपा के असेट्स, उनकी कंपनी, उनकी प्रॉपर्टीज। ग्रैंडपा के जितने भी इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर उनके बड़े ग्रैंडसन के पास जाने वाली है, जैसे यहाँ पर बहुत कम लोग आजकल देख पाए हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर उनका बड़ा ग्रैंडसन मेरे दिल में कितनी स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, एंड सेम उसके दिल में भी मैं होल्ड करती रहूँगी। और उसी तरीके से यहाँ पर मैं जी के साथ नहीं बल्कि उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लिली बोलती कि अब हुई ना बात डाइजेस्ट, तभी मैं सोची कि यहाँ पर तुम्हारे सामने फिश रखी हुई है तो तुम उस पर हाथ क्यों नहीं मार रही हो, बिकॉज तुम्हारे आंखों के सामने गोल्डन फिश जो है, मानना पड़ेगा डेज़ी, तुम तो यहाँ पर सब कुछ हासिल करना बहुत अच्छे से जानती हो। डेज़ी बोलती कि सही पकड़ा, तुम्हें पता है कि मैं तुम दोनों की शादी क्यों करवा रही थी, ताकि इसे यहाँ पर मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम इतनी अनग्रेटफुल निकलोगी जहाँ पर तुम्हें चीज़ें समझेगी ही नहीं। तो ठीक है, अब देखो कि मैं करती क्या हूँ। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे खींच कर नीचे लेकर जाती है। लिली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करने वाली है। एंड यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि जानबूझकर अपने आप को थप्पड़ मारती है और वो बड़े से ग्लास से टकरा कर खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। सभी का अटेंशन यहाँ पर उन्हीं की तरफ चला जाता है। अंकल आंटी जी भाग कर यहाँ पर डेज़ी के पास चले आते हैं उसकी मदद करने के लिए। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। डेज़ी मना करने लग जाती है, लेकिन मन ही मन वो कहने लगती है कि मैं आज के दिन को और नहीं बिगाड़ना चाहती। मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर मुझे कितना हेट करती है, वो शादी नहीं तोड़ना चाहती और वो इसके लिए मुझे बदनाम करने तक के लिए रेडी है। ये सुनते अंकल आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लोग लिली पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम कितनी ग्रीडी और क्रूअल पर्सन हो जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। लिली भी यहाँ पर डेज़ी की चाल बड़े अच्छे से समझ जाती है। डेज़ी यहाँ पर कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर जी उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि इसी ट्रस्ट के बारे में तुम लिली मुझसे बात करी थी, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था और अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपनी बातों से कम्प्लीटली मुकर रही हो। लिली कहते कि मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। डेज़ी बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ आप सभी यहाँ पर लिली से कुछ मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया एंड मुझे नहीं पता कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया था। अंकल आंटी डेज़ी से कहते कि देखो बेटा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते कि तुम यहाँ पर अभी तक हमें अपना नहीं मान पाई हो, लेकिन तुम हमारी बेटी की तरह हो, हम तुम्हें जस्टिस ज़रूर दिला कर रहेंगे। अंकल गुस्से में यहाँ पर कह देते कि आई रियली विश उस दिन मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया होता। लिली कहते कि मैं भी वही विश कर रही थी एंड मैं तो उस दिन घर पर आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, माँ बाप है, उन्हें एक मौका देने का हक तो मुझे बनता ही है, जो मौका देकर मैं अब यहाँ पर रिग्रेट कर रही हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर वो उनसे कहने लग जाती है कि इतना बड़ा घर है, सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह लगे होंगे, तो फिर क्यों ना यहाँ पर फुटेज को चेक किया जाए एंड फिर पता किया जाए कि आखिर किसने कौन सी गलती की है। डेज़ी मन ही मन कहने लग जाती है कि मेरी सिस्टर तो बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि हम जहाँ खड़े थे वो ब्लाइंड स्पॉट है, कैमरा ने वो चीज़ ढंग से कैप्चर नहीं किया होगा एंड इससे यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी ही है। पर कहने लग जाते हैं कि वाओ लिली, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि कैमरास इस जगह पर नहीं लगे हुए, इसलिए तुमने जानबूझकर सब कुछ इस जगह पर किया है और तुम यहाँ पर अपने आप को कितने अच्छे तरीके से सच बताए जा रही हो। ग्रैंडपा, आप देख रहे हैं ना इस लड़की को, मैं ऐसी लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा को यहाँ पर पता होता है, उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उनके बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर लोगों को देखकर परख सकते हैं कि आखिर कौन से लोगों के पास गुड सोल है एंड कौन से लोगों के पास बैड सोल है। एंड उन्हें पता होता है कि लिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो लिली से कहते हैं कि देखो लिली, मैं चाहता हूँ कि तुम कहो
तुम जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो बिना किसी डर के। जी कहता है कि आप सच मुझे इसे मौका दे रहे हैं। अंकल कहते हैं कि ग्रैंडपा प्लीज माफ कर दीजिएगा, ये सब कुछ यहाँ पर हमारी वजह से हो रहा है। वो इस सिटी से बिलोंग करती नहीं है, वो थोड़ी सी मैनरलेस है, पर हम उसे जरूर मैनर सिखा देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने बात यहाँ पर लिली से की है, ना कि किसी और से, तो बाकियों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। लिली कहती है कि क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसते एंड बोलते कि बेटा, ये बाल मैंने धूप में खड़े होकर सफेद नहीं किए, मैं यहाँ पर लोगों को परख सकता हूँ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये मैं उनकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ। तो तुम बेफिक्र होकर जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसके पहले मैं कुछ बोलूं, मैं यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो ब्रेसलेट निकालकर ग्रैंडपा को वापस लौटाने लग जाती है। वो कहते हैं कि इस ब्रेसलेट की हकदार मैं नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपने ग्रैंडसन से शादी नहीं करने वाली। जी कहते हैं कि हाँ ग्रैंडपा ये सही बोल रही है, तुरंत इससे ब्रेसलेट ले लो, आपकी डॉटर इन लॉ कोई और है। एंड यहाँ पर वो डेजी की ओर इशारे कर रहा था। डेजी मन ही मन कहने लग जाती कि इस गधे को बहुत खाई है मुझसे शादी करने की, कि मेरा पूरा प्लान बिगाड़ कर रहेगा। एंड डेजी को अंदाजा नहीं होता कि ये बातें वो सभी सुन रहे होते, बट लिली समझ जाती है कि डेजी से एक गलती तो जरूर हो गई है। डेजी बोलते कि लिली बस, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिली कहती कि नहीं, मैं सभी को बताओ तो सही कि मेरा थप्पड़ कैसा फील होता है। ऐसा कहकर वो डेजी को जोर से थप्पड़ मार दिए, जहाँ पर ग्रैंडपा तो खुश हो रहे थे, लेकिन अंकल आंटी नहीं। वो लोग लिली से कहने लग जाते कि हमने तुम्हें घर पर लाया, तुम्हें इक्वली ट्रीट किया, और आज तुम हमें इतने बुरे दिन दिखा रही हो। लिली यहाँ पर मन ही मन हंस रही होती कि आखिर वो लोग कौन से इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे। जी गुस्से में लिली के पास आने वाला था, लेकिन वो तो उसके हाथ तोड़ कर रख देती है। वो उससे कहते कि मैंने तुमसे पहले कहा था मुझसे दूरी बनाकर रखना, मुझे तुम्हें 0% इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड यहाँ पर डेजी का नाटक शुरू हो जाता है। वो सभी से कहती कि प्लीज प्लीज कोई कुछ मत कहना, मेरी सिस्टर बहुत गुस्से में, मैं उसे समझ सकती हूँ, एंड मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की रेपुटेशन को नीचे नहीं गिराना चाहती। और लिली बोलती कि बंद करो ये ड्रामा, चलो बताओ कि कौन से गाल पे मैंने थप्पड़ मारा है और कौन से गाल पर मैंने अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारा है। ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते। सभी को पता होता है कि गाल पर यहाँ पर थप्पड़ के निशान है, कौन से लेफ्ट है कौन से राइट है। तो वो यहाँ पर डेजी से पूछ रही थी कि तुम बताओ कि मैंने पहले कौन से हाथ से मारा और कहाँ पर मारा। एंड यहाँ पर सभी के नोटिस करने पर समझ आता है कि ये निशान तो उल्टे नजर आ रहे हैं। क्या डेजी ने यहाँ पर खुद को अपने हाथों से मारा है? आंटी वो निशान को नोटिस करती है, उन्हें डाउट जाता है। वो डेजी से बोलती कि ये क्या तुमने सचमुच अपने आप को थप्पड़ मारा है? एंड यहाँ पर वो नर्वस होने लग जाती है। डेजी बोलते कि माँ, लेकिन मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि लिली ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनते यहाँ पर अंकल को रियलाइज होता है कि हाँ, उसने तो मुझसे कुछ बोला नहीं, हमने उसकी मन की बात सुनकर मान ली। एंड ये बात यहाँ पर असिस्टेंट ग्रैंडपा को भी समझा रहे थे कि सही कहा, किसी ने भी यहाँ पर नहीं कहा कि लिली ने उसे थप्पड़ मारा है। तो फिर यहाँ पर लिली के मॉम डैड ने ये कैसे समझ लिया कि लिली ने ये सब कुछ किया हुआ है? लिली कहती कि क्यों, अब तो सभी को समझ आ गया होगा ना कि डेजी के मन की बात यहाँ पर मेरे पेरेंट्स और जी सुन पा रहे हैं। लिली कहते कि लगता है यहाँ पर मेरी सिस्टर वो सोच रही है जो कि हुआ भी ना हो, किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा जी को लिली से माफी मांगने के लिए कहते, जो बदतमीजी यहाँ पर पब्लिकली जी ने लिली के साथ की है उन चीजों के लिए। यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि जाने दीजिए ग्रैंडपा, जरूरत नहीं है, जी से बस यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि देखो मिस्टर शन, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन एक बाप होने के नाते अपनी बेटी की रिस्पेक्ट यानी कि अपनी खुद की नाक बचाना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करना चाहिए? लेकिन तुम हो जिसे यहाँ पर अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। अंकल यहाँ पर सोच रहे होते कि लिली के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन लिली सैड क्यों नहीं नजर आ रही। आज यहाँ पर लिली के पास जाती है, लेकिन लिली खुद पीछे हट जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जी को माफी मांगनी पड़ती है। लिली कहती कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो 5 मिलियन का वादा किया था वो चुपचाप से दे देना। ये सुनकर तो ग्रैंडपा के होश उड़ जाते कि 5 मिलियन और जी देने वाला है। लिली कहती कि ग्रैंडपा, मैं इस ब्रेसलेट की हकदार नहीं हूँ, मैं इस परिवार की डॉटर इन लॉ नहीं बनने वाली, इसलिए ब्रेसलेट भी मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। आंटी कहती कि नहीं लिली, तुम ये ब्रेसलेट यहाँ पर रखना चाहो तो रख सकती हो, ग्रैंडपा ने प्यार से तुम्हें दी है एंड मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करती हूँ। लिली कहते कि इसका मतलब ये है कि आप इस शादी की एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करिए। आंटी कहते कि हाँ, तुम मेरी डॉटर हो और ओरिजिनली ये शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ फिक्स हुई थी। अगर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। ये सुनकर डेजी को गुस्सा आ जाता है। लिली कहते कि माफ़ करना, लेकिन ये सब कुछ आप यहाँ पर सिर्फ सिंपैथाइज करने के लिए मुझे कर रही हैं, तो मुझे आपकी इस भीख की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आंटी को अब जाकर यहाँ पर बहुत ही हार्ड रियलाइजेशन हिट होता है
कि डेज़ी की चीज़ों को फेवर करते करते यहाँ पर आंटी ने अपनी खुद की बेटी को अपने आप से दूर कर दिया, जहाँ पर उनकी बेटी उनके सपोर्ट का 1% तक नहीं चाहती है। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से पूछने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे हेट करते हो, इस परिवार को हेट करते हो या फिर जी को हेट कर रही हो, जो तुम यहाँ पर इस घर की डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती। लिली कहने लग जाती कि देखिए, सबसे बड़ा हेट तो मैं यहाँ पर जी को करती हूँ और शायद यहाँ पर इस परिवार को भी करने लग जाओ। ये सुनकर यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा कहते कि बोलो, क्या बोलना चाहती हो। एंड डेज़ी खुश हो जाती है कि जैसे यहाँ पर लिली जी की बुराई करेगी उससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बिकॉज ग्रैंडपा अपनी बेइज्जती सहन कर क्यों लेंगे। लिली यहाँ पर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ब्लंट हूँ, लेकिन मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि जी ने यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया एंड मैं किसी अनसक्सेसफुल मैन के साथ कभी शादी नहीं करना चाहूँगी। एंड ये जानते हुए कि सब कुछ यहाँ पर उसके हाथ में आने वाला है, जबकि उसने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वो ये धन दौलत डिजर्व बिल्कुल नहीं करता। इतनी सारी चीज़ों के लिए गोल्डन स्पून होना ज़रूरी है ग्रैंडपा, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत ही होना भी ज़रूरी है। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली की बातें सुनकर इम्प्रेस होते हैं, हंसने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि मुझे सचमुच तुम बहुत पसंद हो, मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम यहाँ पर इस घर पर मेरी डॉटर इन लॉ बनकर ही आओ। लिली कहते कि लेकिन ये ब्रेसलेट। ग्रैंडपा कहते कि इसे तुम अपने पास रखो, ऐसा समझो कि ये प्रीशियस तोहफा तुम्हारे प्रीशियस ग्रैंडपा की तरफ से। अगर मैं इस तोहफे को वैल्यू करता तो मैं तुम्हें भी वैल्यू करता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ब्रेसलेट तुम्हें दी है। लिली यहाँ पर शादी के लिए मना करने वाली थी कि डेज़ी यहाँ पर चढ़ बैठती है। वो कहती है कि लिली, तुम ग्रैंडपा के ऑर्डर्स को यहाँ पर मना नहीं कर सकती हो। एंड मनी मन वो कह रही होती है कि अगर लिली ने जी के साथ शादी नहीं की तो फिर यहाँ पर न जाने उसकी शादी उस दूसरे सन के साथ ना हो जाए, वरना मेरा पासा यहाँ पर पलट जाएगा। एंड इन में यहाँ पर एंट्री हो रही होती है लू की, जहाँ पर दूसरा ग्रैंडपा बता रहे होते हैं लिली से कि देखो लिली, तुम्हें इस अनसक्सेसफुल मैन के साथ शादी करने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ग्रैंडसन है। ये सुनते तो डेज़ी का यहाँ पर जोर से ना निकल जाता है। जी कहते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ना बोल रही हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे बड़े भाई को जानती हो। डेज़ी बोलते कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन लिली भी तो नहीं जानती है ना, तो मैं नहीं चाहती कि लिली यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करे जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती हो। क्या है ना, मैं मेरी सिस्टर की फिक्र जो करती हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर शादी की बात आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर अंकल आंटी भी डिसएग्री नहीं कर रहे थे। तो डेज़ी चिल्लाकर बोल देती है कि मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी उसे चुप करवा रहे होते। डेज़ी को पता होता है कि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत कर चुकी है और वह ट्रस्ट वापस से जाने नहीं दे सकती, इसलिए वो उनसे कहती कि हाँ, क्या भूल गए उस लड़के को जो कि उस दिन घर पर आया था, वही तो लिली का बॉयफ्रेंड है। ये सुनते जी को गुस्सा आने लग जाता है कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर हमारी धन दौलत के पीछे पड़ चुकी हो, खुद का बॉयफ्रेंड है और इस घर में शादी भी करना चाहती हो लिली। आंटी गुस्से में यहाँ पर डेज़ी पर चिल्ला रही होती है। डेज़ी कहते कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, असल में यहाँ पर सिस्टर का बॉयफ्रेंड वो डॉक्टर लू है। क्या आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर पता खुद भी लगा सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा ये क्वेश्चन लिली से पूछने लग जाते हैं। लिली को रियलाइज होता है कि हाँ, वो ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती, वो शायद से लू के लिए फील करती है। तो वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि देखिए, वो अब तक मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं उसे ज़रूर पसंद करती हूँ। एंड ये बात यहाँ पर पीछे से लू सुन लेता है, जो कहता है कि ये तुमने क्या कहा। डेज़ी यहाँ पर लू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लिली तुरंत यहाँ पर लू को लेकर सामने आती है एंड लेकिन यहाँ पर वो उसे तुरंत ही साइड लेकर जाती है एंड उसे एक्ट करने के लिए बोलती है ताकि यहाँ पर वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सके। लू से बोलता है कि मैं ये सब कुछ क्यों करूँगा। वो कहते कि क्योंकि मुझे इस घर में शादी नहीं करनी किसी अननोन के साथ में। ग्रैंडपा यहाँ पर लू को देखकर खुश हो रहे होते। लू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डेज़ी बोलते कि देखा, मैंने कहा था ना कि दोनों एक दूसरे से कितना लव करते हैं, दोनों के रिलेशन को देखो, दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यार से है। यहाँ पर अंकल आंटी लू को अपना एज अ सन इन लॉ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थे, बिकॉज वो एक मामूली सा डॉक्टर जो होता है। लिली कहते कि मामूली सा डॉक्टर्स, आपको डॉक्टर यहाँ पर मामूली लगते हैं, वो लोगों की जान बचाते हैं एंड आपको यहाँ पर ये सभी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या हुआ, अगर वो एक डॉक्टर है तो एटलीस्ट यहाँ पर वो एक अच्छा कैरेक्टर और एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान तो है। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से पूछते कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे लव करती हो। लिली कहते कि हाँ ग्रैंडपा, मैं लू को लेकर कम्प्लीटली श्योर हूँ, आपको ये ब्रेसलेट अपने पास रख लेना चाहिए। डेज़ी यहाँ पर खुश हो जाती कि चलो अच्छी बात है, अब मेरा रास्ता कम्प्लीटली क्लियर है, मैं यहाँ पर इस परिवार के सबसे बड़े ग्रैंडसन के साथ में शादी करूँगी और सब कुछ मेरे हवाले हो जाएगा। फिर देखना कि मैं लिली की लाइफ कैसे खराब करके रख देती हूँ और इस बुआ डॉक्टर की भी। ऐसे कहकर यहाँ पर बस जी के पास चली जाती, लेकिन जी तो सिर्फ लू की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर बस भैया कह रहा था। डेज़ी बोलते कि क्या तुम्हारे भैया आ गए, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर है वो। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से पूछे कि लिली, क्या तुम पक्का श्योर हो इस बॉयफ्रेंड को लेकर।
एंड क्या यहाँ पर तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? अंकल आंटी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि लिली उनके अगेंस्ट जा रही है। डेज़ी मन में मन कहने लग जाती है कि मैं तो अपने मॉम डैड के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं उन्हें कभी सैड नहीं कर सकती, मैं उनकी मर्जी के बिना कभी नहीं जा सकती। एंड आंटी यहाँ पर डेज़ी को चुप रहने के लिए बोलती है। डेज़ी बोलती कि माँ लेकिन मैंने तो कुछ कहा नहीं। अंकल बोलते कि तुम अभी मन में बात करना बंद कर दो, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। डेज़ी की बोलती कम्प्लीटली बंद हो जाती है। एंड यहाँ पर लिली अपना वो ब्रेसलेट निकालकर असिस्टेंट के हाथ में थमा देती है। एंड तुरंत ही यहाँ पर जी से अपने 5 मिलियन मांगने लग जाती है। जी कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ, अगर मैंने आपको 5 मिलियन दिए तो मैं बहुत बुरी तरीके से पीटा जाऊंगा। लिली बोलती कि मैं कुछ समझ नहीं रही। एंड तब तक ग्रैंडपा यहाँ पर एकदम हेड पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहते कि बेस्ट मैन मेरे पास आओ। जिसके बाद में यहाँ पर लू लिली का हाथ पकड़कर स्टेज पर जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने स्पेशल ग्रैंडसन से, लू से। और ये सुनने के बाद सभी के सभी खुश हो जाते हैं, सरप्राइज्ड भी। लेकिन शॉक यहाँ पर मिलता है असल में डेज़ी को। एंड जब सबको रियलाइज होता है उसके कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि जिस रिश्ते से वो भाग रही थी वो उसी रिश्ते में आ चुकी है लू के साथ में। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाते कि इसी लव के लिए तो आज तक यहाँ पर लोग तरसते रह जाते। एक ऐसा लव जहाँ पर दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में न पता हो। एंड वो लोग यहाँ पर उनके प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो एंड फ्यूचर में रिस्क लेने के लिए रेडी हो। डेज़ी तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि ये तो पुअर डॉक्टर था, ये रिच कैसे बन सकता है। असिस्टेंट कहते हैं कि जबान संभाल कर बात करो वरना जबान काटने में देरी नहीं लगेगी, वो हमारे यंग मास्टर है। तब यहाँ पर डेज़ी की बोलती बंद हो जाती है। अंकल आंटी खुश हो जाते हैं बिकॉज लिली उनकी सगी बेटी जो है। लिली कहते कि मिस्टर एंड मिसेस शेन, ये आप क्या बात कर रहे? ये सुनकर तो उन दोनों के होश उड़ जाते। लिली कहती कि क्यों, ऑफ सा लगा? मुझे तो लगा था कि अगर मैं आपको मॉम डैड बोलूंगी या मिस्टर एंड मिसेस शेन बोलेगी तो बात तो एक ही है, बिकॉज शुरुआत से आप लोग मुझे एडॉप्टिव डॉटर जैसा तो ट्रीट कर आ रहे हैं। शुरुआत से मैंने आपको मेरी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार आपने यहाँ पर डेज़ी का साइड लिया, उसे सिंपैथी दिखाई, एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। तो फिर मैं किस हक से यहाँ पर आपको मॉम डैड बुला सकती हूँ? तब यहाँ पर लू भी क्लियरली क्लैरिफाई कर देता है कि जिस दिन आप सभी यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे उस दिन मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन बार बार आपने यहाँ पर लिली को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। सिर्फ मेडिकल तक ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर घर तक भी आप लोग कंटिन्यूसली उसे ब्लेम करते हैं कि रात भर उस बेचारी को यहाँ पर मेरे पास आना पड़ा, रुकना पड़ा, जिसके बाद उसने मुझे बहुत कन्विंस किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों ने उस पर कभी ट्रस्ट किया ही नहीं। तो फिर आप लोग कैसे माँ बाप रहे जो कि अपने बच्चे का ध्यान रखना नहीं जानते और किसी बाहर वाले की फीलिंग्स को ज़्यादा फेवर करते हैं? और ऐसा नहीं कि लिली ने आपको एक बार भी यहाँ पर मौका नहीं दिया हो चीज़ों को समझने का। वो बेचारी तो एंड तक कोशिश करते आ रही थी कि उसके मॉम डैड उस पर भरोसा करे, उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उसे सारे होप्स खो दिए थे। वो बेचारी लिव नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सर्वाइव कर रही थी ताकि वो कैंसर से जल्दी से ठीक हो जाए और बस इस हेल्थ को छोड़कर चली जाए। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर लोगों को लिली के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है कि किस तरीके से पूरे घर वालों ने उसे कैसे मिसट्रीट किया है। वही दोस्तों यहाँ पर दोनों लिली को प्रपोज करने लग जाता है। लिली सोच रही थी कि सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रियल में सब कुछ हो रहा होगा। एंड वे दूसरे अंकल एंड आंटी को समझ आ जाता है कि डेज़ी मन में यहाँ पर सभी बातें जानबूझकर बोल रही थी उन्हें डी इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर लिली से अकेले हो जाए, लिली से दूर हो जाए और उसे अपने आप से दूर भी कर दे। ग्रैंडपा यहाँ पर सभी को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पर उन सभी को एक बहुत ही ह्यूज फैमिली फंक्शन में बुलाया जो जाएगा, जो कि सीधा यहाँ पर लिली और लू की एंगेजमेंट इन शादी वाला दिन होगा। वही दोस्तों यहाँ पर जब वो लोग बाहर रात को मिलते तब लिली यहाँ पर से कहते कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। लू पूछने लग जाते कि तुम क्या बोल रही हो? लिली कहती कि आई नो कि तुम्हें यहाँ पर इस मैरिज के चंगुल से कितना जल्दी बाहर निकलना होगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही ड्रामा कर दूंगी, बस मेरी सर्जरी अच्छे से हो जाने दो। लू यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं, मैं यहाँ पर ग्रैंडपा के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ऑलरेडी यहाँ पर उनकी हेल्थ बहुत ख़राब है और अगर मैं उन्हें यहाँ पर इतना बड़ा झटका दूंगा तो फिर उन्हें शायद से यहाँ पर कुछ क्रूशल एंड सीरियस भी हो सकता है, जिस चीज़ का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा। लिली उसे वहीं पर रोक देती है एंड कहती कि फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा, हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच लेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, बट लोग कह रहे थे कि नहीं, सोच रहा था यहाँ पर मुझे है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ इस शादी के लिए, एक रियल लव लाइफ के लिए। एंड लिली जब यहाँ पर वापस घर आती है तब यहाँ पर सबसे पहले तो डेज़ी एक्साइटेड थी, लिली को नहीं बल्कि यहाँ पर लू को देखने के लिए। लिली बोलती कि वो तो चला गया। डेज़ी मन ही मन कह रही होती कि ज़रूर उसके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि शेन परिवार वाले कितने बेवकूफ़ है,
लिली कहती कि डेजी तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके परिवार वाले ऐसा नहीं सोचते। अंकल आंटी यहाँ पर लिली को डिनर के लिए पूछते, बट लिली कहती कि नहीं, मुझे रात को खाना खाने से मना किया गया है क्योंकि चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। एंड वहाँ से वो चली जाती है। डेजी मन ही मन सोचती कि जितना एंजॉय करना है कर लो, बस प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर में तो ये सब कुछ यहाँ पर मेरा होने वाला है। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली का चेकअप वाला दिन था। जिस समय यहाँ पर लिली नीचे उतरती है तो पूरा परिवार रेडी था सभी चीज़ों को पोस्टपोन कर लिली का यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए। लिली उनसे कहती भी है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेजी कहती कि चलिए बाहर, यहाँ पर वैसे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उस समय यहाँ पर जी लिली को पिक करने के लिए आया था। जी तो बड़े प्यार से उसे सिस्टर इन लॉ बुलाता है। डेजी कहती कि चिल्लाओ मत, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तमीज़ से बात करो। जी बोलते कि लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। डेजी बोलते कि चुप करो, जल्दी चलो, ट्रीटमेंट के लिए लेट हो रहा है। एंड वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। अब अंकल आंटी को याद आ रहा होता है कि लिली की सर्जरी डेट और इन सभी चीज़ों के बारे में पता कर लेना चाहिए। अंकल कहते कि देखो सन इन लॉ, हम चाहते कि हमारी बेटी को बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट रूम मिले। लोग कहते कि प्लीज़, मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, तो मुझे अगर आप लोग डॉक्टर बुलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर डेजी अपने पावर्स यूज़ कर लेती है लू के ऊपर, जहाँ पर लिली अब घबराने लग जाती है। डेजी यहाँ पर बोलने लग जाती है मन ही मन कि देखना सर्जरी के बाद में कैसे यहाँ पर मेरी सिस्टर लू को छोड़ देगी, बिकॉज उसे सिर्फ टाइम पास करना आता है। एंड ऐसे भी यहाँ पर उसके अडॉप्टिव फादर ने जो उसके साथ फिजिकली किया वो तो बहुत गलत है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इनफैक्ट सी भी यहाँ पर इस मैरिज को रिकंसिडर करने के लिए कहता है। एंड आंटी को यहाँ पर लिली को देखकर बहुत पिटी फील हो रहा था। लिली बस यही सोच रही थी कि एक आखिरी इंसान उसके पास बचा हुआ था जो कि यहाँ पर उस पर ट्रस्ट करता था। आज वो इंसान भी उसके पास से, उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाने वाला है, वो भी सिर्फ यहाँ पर डेजी की उन पावर्स की वजह से। सभी लोग डेजी को देख रहे होते। डेजी कहते क्या हुआ, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? प्लीज लू, यहाँ पर मेरी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट करना, पास में वो बहुत स्ट्रगल कर कर आई जो हुई है। अंकल आंटी लिली से माफी मांगते कि हमें तुम्हें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था, तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। बट लिली को यहाँ पर उसके मॉम डैड क्या सोच रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका मेन थॉट यहाँ पर लू के टूवर्ड्स था कि लू क्या सोच रहा है, क्या लू इस वेडिंग को खत्म करना चाहता है। अंकल आंटी तो सामने से कह देते कि अगर आप ये सब कुछ जानने के बाद वेडिंग कंसिडर नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं हम रेडी है, हम यहाँ पर ग्रैंडपा को मना भी लेंगे। यहाँ पर आंटी लिली के पास आती है, लेकिन लिली तुरंत ही पीछे हट जाती है। डेजी मन ही मन कह रही होती कि लू को समझ जाना चाहिए कि लिली उसके लायक ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है। लिली डेजी के पास जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लू उसे रोक लेता है। वो यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट को कॉल लगाता है। लिली उसे पूछती कि तुम्हें साइकोलॉजी की क्या मदद चाहिए। वो कहने लग जाते कि लगता है मैं यहाँ पर काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ कि मुझे डेजी की इनर वॉइस सुनाई दे रही है। और ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते, बिकॉज उन्हें भी डेजी की इनर वॉइस सुनाई दे रही थी। डेजी सोचती कि मुझे चक्कर न रहना पड़ेगा। जी कहते कि तुम भी उसकी आवाज़ सुन पा रहे हो। एंड यहाँ पर फाइनली सभी के सामने ये बात कन्फेशन चल रही होती है कि वो लोग एक्चुअल में यहाँ पर डेजी की बातें सुन पा रहे। लू कहते कि अरे वाह, यहाँ पर तो सभी उसकी बातें सुन पा रहे, मुझे तो लग रहा था कि मैं सिर्फ पागल हो चुका हूँ जो अकेला उसकी बातें सुन पा रहा हूँ। डेजी कहते कि क्या, मैं जब मन में यहाँ पर मेरी सिस्टर के लिए सोच रही हूँ अब सभी लोग वो चीजें सुन पा रहे। प्लीज लिली, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं जानती कि तुमने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया और अब मैं तुम्हें और स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहती। सभी लोग यहाँ पर लिली को समझाना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो एक पास्ट का हिस्सा था। अब लिली को यहाँ पर प्रेजेंट में ये सब कुछ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इस शादी को तोड़ देना चाहिए, अभी भी देरी नहीं हुई है। एंड यहाँ पर लू ने समझा रहा होता है कि आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर डेजी क्या करने की कोशिश कर रही है। लिली लू से कहती कि तुम्हें किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। डेजी कहते कि माफ करना, मैं जानती कि जो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा है। लिली कहते कि थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। एंड यहाँ पे वो पुलिस को कॉल कर देती है, ये बताने लग जाती है कि वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक पर्सन मिला है जिसने मुझसे ये कहा है कि मेरे साथ मेरे अडॉप्टिव फादर ने गलत बात की है और ये बोलने वाली यहाँ पर उनकी खुद की बेटी है। तो उनकी खुद की बेटी यहाँ पर अपने खुद के डैड को फंसाना थोड़ी ना चाहेगी। इस वजह से मैं यहाँ पर इस चीज़ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। अंकल आंटी पुलिस को बुलाने से उसे रोक रहे होते, लेकिन लिली कहते कि नहीं, हो सकता है कि शायद से मुझे ड्रग्स दिया गया हो, बिकॉज ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। बट मॉम डैड आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस इस चीज़ का इंतजाम अच्छे से कर लेगी। डेजी तुरंत उसके पास आती है, लेकिन लिली तो उसे बड़े जोर से पंच मारती है। वही दूसरा यहाँ पर सभी के सामने लोगों ने समझा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी ने अपनी मन के पावर्स का यूज कर उन सभी को बहलाया फुसला, उन्हें डी इन्फ्लुएंस किया। एंड इस वजह से यहाँ पर आज तक सभी लोग लिली के अगेंस्ट थे। लेकिन चाहे कोई कुछ भी ना कहते,
यहाँ पर लू लिली के अलावा किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। वही दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि डेज़ी को गिरफ्तार करने लग जाती है। डेज़ी उन सभी से बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे रोकती है। डेज़ी को लगने लग जाता है कि लिली उसे एक और मौका देगी, बट यहाँ पर लिली कहते हैं कि मुझे एक और चार्जेस लगाने इस पर्सन के ऊपर, जिससे यहाँ पर लोगों की लाइफ बर्बाद करनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो जी के सामने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर उस समय घर के कॉरिडोर में डेज़ी ने उसे समझाया था कि किस तरीके से यहाँ पर वो जी के पीछे नहीं बल्कि यहाँ पर उसके बड़े भाई के पीछे पड़ी हुई, ताकि सारी धन दौलत उसकी हो जाए। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर आंटी को चक्कर आने लग जाते। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब सब ये सब कुछ उनके साथ जो होता है था वो एक्चुअल चीज़ है। एंड वही दूसरी ओर डेज़ी को वहाँ से ले जाया जाता है। लिली भी यहाँ पर सर्जरी के लिए जाने लग जाती है, जहाँ पर वह जाने से पहले अंकल आंटी को सिर्फ इतना कहती है कि अगर आपके पास कोई और अडॉप्टिव बच्ची हो तो मेक श्योर करने कि उसे ढंग से ट्रीट करें, एंड मुझे भूल जाना तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैं कभी आपको एज ए फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर वो सर्जरी के चली जाती है, जहाँ पर वो गॉड को थैंक यू बोल रही थी उसे मौका देने के लिए एंड उसकी लाइफ में यहाँ पर लोगों को लाने के लिए, जहाँ पर अब उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ लो ही है। एंड इस सर्जरी के बाद यहाँ पर वो सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड करेगी और अपने आप को ग्रो करने पर फोकस करेगी। एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।